नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से करियर जंक्शन के इस प्रैक्टिस सेशन में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कथन और पूर्वधारा के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज उसी सीरीज में हम लोग कथन और तर्क के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट। अब आइए देखते हैं कि स्टेटमेंट आर्गूमेंट के क्वेश्चन, आखिर स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट होता क्या है। इस प्रकार के प्रश्नों में प्रायः दो विरोधात्मक तर्क दिए जाते हैं और आपको यह निर्धारित करना होता है कि दिए गए तर्कों में से कौन सा तर्क सशक्त और कौन सा कमजोर है। मतलब कौन सा तर्क स्ट्रांग है और कौन सा आर्गुमेंट वीक है, यह आपको पता लगाना होता है। अतः यह भी समझना आवश्यक होता है कि कौन सा तर्क कमजोर और कौन सा तर्क सशक्त कहलाता है। समझ में आई बात? इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सशक्त तर्क वह तर्क होता है जो महत्वपूर्ण और साथ ही साथ प्रश्नों से प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट के बीच में, जो स्ट्रांग आर्गुमेंट होता है। जबकि कमजोर तर्क कम महत्वपूर्ण और प्रश्नों से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। बात को समझिएगा कि जो स्ट्रांग आर्गुमेंट होता है वो हमेशा स्टेटमेंट से रिलेटेड होगा, जबकि जो वीक आर्गुमेंट होगा वह स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं होता है। अब देखिए, सशक्त तर्क और कमजोर तर्क में अंतर होता है। सशक्त तर्क जो सार्वभौमिक सत्य होता है, जो विश्लेषणात्मक सत्य होता है और जो किसी अनुभव पर आधारित। अब अनुभव पर आधारित की अगर हम बात करें, अनुभव पर आधारित क्या होता है, जैसे अभी कुछ हाल ही में कुछ दिन पहले हमारे यहाँ नोटबंदी हुआ था। अभी अगर हमसे कोई आके पूछे, हमसे आकर कोई कहे कि भाई नोटबंदी क्या कर दिया जाए, तो हम क्या कहेंगे? ना ना, नोटबंदी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी जो नोटबंदी हुआ था उससे हम लोग उभरे नहीं हैं, और अगर तुरंत नोटबंदी हो जाएगा तो हमारे लिए और समस्या खड़ी हो जाएगी। हमारा एक्सपीरियंस है। सार्वभौमिक सत्य क्या होता है? सार्वभौमिक सत्य जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, अगर इस तरीके की कोई भी चीज होता है तो हम उसका खंडन नहीं कर सकते हैं। यदि कोई भी तर्क सार्वभौमिक रूप से मान्य है, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है और कथन से संबंधित है, तो वह हमेशा सार्वभौमिक सत्य होगा। जैसे हम कहें कि चिड़िया चहचहाती हैं, सूर्य पश्चिम से निकलता है ना, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, तो ये सारी चीजें क्या है? ये सब यूनिवर्सल ट्रुथ है। और उसी में हम लोगों को विश्लेषणात्मक सत्य क्या होता है, जैसे एनालाइज फॉर्म क्या होता है? एनालाइज फॉर्म जो होता है, हमारी सरकार, उच्च न्यायालय, संवैधानिक संस्था, संयुक्त राष्ट्र या किसी सर्वोच्च प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय विश्लेषणात्मक सत्य के रूप में समझा जाता है। जैसे हम लोग कहें कि हमारे यहाँ भारत में प्रारंभिक शिक्षा को भारत में मौलिक अधिकार के रूप में निगमित किया गया, यानी कि जो भारत है, भारत में प्रारंभिक शिक्षा क्या है? मौलिक अधिकार के रूप में निगमित किया गया है। अब थर्ड हमारा आता है अनुभव पर आधारित। अनुभव मतलब अभी हमने एक्सपीरियंस बेस्ड बताया भी था, अभी हमने बताया कि नोटबंदी से रिलेटेड एग्जाम्पल दिए, बहुत सारी चीज़ें दिए। तो उसी तरीके से अभी एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि कोई भी तर्क अनुभव पर आधारित हो तो यह निश्चित रूप से मान्य होगा। कोई भी तर्क अगर अनुभव पर आधारित होगा तो यह निश्चित रूप से क्या होगा? मान्य होगा। जैसे हम कहें कि ई कॉमर्स को बढ़ावा देना चाहिए। ई कॉमर्स जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह है, ये सारे चीज़ें हमारे घर बैठे सामान को पहुंचा दे रहे हैं, तो इससे हमें एक एक्सपीरियंस मिला है कि हाँ, ई कॉमर्स को बढ़ावा देंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी, है ना। तो मार्केटिंग का दौरा नहीं करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल होंगी। तो उसी तरीके से आइए देखते हैं वीक आर्गूमेंट क्या होता है। अगर वीक आर्गूमेंट की बात किया जाए तो इसमें चीज़ें स्पष्ट रूप से नहीं दी होती हैं। इसमें एक तो सामान्य जानकारी होता है, विचार पर आधारित जितनी भी चीज़ें होती हैं सारे क्या होते हैं? गलत होते हैं। कोई यूजलेस बात कर दे, निरर्थक चीज़ें बात कर दे, तो ये सभी क्या होते हैं? गलत होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ पॉइंट, कुछ फैक्ट हैं, मैं आपको बता देता हूं जो कि हमारे आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे और कुछ ऐसे फैक्ट है जो हमारे आर्गुमेंट को वीक करेंगे। तो अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की बात करें, एक तो हमारा है यूनिवर्सल ट्रुथ, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। यूनिवर्सल ट्रुथ की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या होगा? हमेशा सही होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा क्या होगा? सही होगा। देखिए, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग अपना पेन उठा के आप नोट डाउन करते चलिए। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होगा? हमेशा सही होगा। एनालाइज फॉर्म भी सही होगा, एक्सपीरियंस बेस्ड भी सही होगा। लेकिन अगर वीक आर्गुमेंट की बात करें तो वीक आर्गुमेंट में एक होता है जादू, रहस्य, चमत्कार। अगर कोई चीज़ जादू कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए तो हमेशा गलत होगा, कहीं रहस्य लिखा मिल गया तो हमेशा गलत होगा, चमत्कार लिखा मिल गया तो क्या होगा? गलत होगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग भावना व्यक्त करते हैं, जबकि हम सभी वास्तविक निर्णय
पढ़ रहे हैं। जो ये जादू है, रहस्य, चमत्कार है, ये सभी क्या कर रहे हैं, ये सब अपनी भावना व्यक्त करते हैं, जबकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वास्तविक निर्णय पढ़ रहे हैं। समझ में आई बात। अब इसी कड़ी में एक शब्द बार बार आपको मिलेगा केवल। कहीं पे केवल लिखा मिल जाए तो क्या होगा, गलत होगा। अगर कहीं पे आ गया एकमात्र लिखा मिल गया, इसका मतलब क्या होगा, गलत। अब एकमात्र का मतलब इसने डेफिनेट कर दिया कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जैसे हम कह दें कि हमसे रीजनिंग पढ़ लो, इसके अलावा आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है, या हमसे रीजनिंग पढ़ना ही आपके लिए एकमात्र विकल्प है। तो भाई हम भगवान तो है नहीं कि हमारे रीजनिंग पढ़ाने से आपको आ जाएगा। आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, आपको बहुत सारे टेक्स्ट बुक लगाने होंगे, आपको प्रैक्टिस करना होगा, तो हमारे पढ़ाने से तो आ नहीं जाएगा सिर्फ। हाँ, मैं ऐसा नहीं है कि मेरे पढ़ाने से आएगा, नहीं आएगा, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, बाकी मेहनत आपको करना होता है। और भी जगह से लोग पढ़ते हैं, है ना। अब यहीं पे अगर किसी बात की नकल की जा रही है, एक बात आता है नकल, किसी बात की नकल की जा रही तो क्या होगा, गलत होगा। किसी से तुलना नहीं कर सकते। जैसे हम कहें कि महेंद्र सिंह धोनी को संन्यास ले लेना चाहिए क्योंकि इनके उम्र के अधिकतर खिलाड़ी संन्यास को महत्व देते हैं। अब बताइए इसमें क्या हो रहा है, यह कमजोर तर्क है। क्यों? क्योंकि यह अन्य खिलाड़ियों की नकल प्रदर्शित करता है, यह अन्य खिलाड़ियों की क्या कर रहा है, नकल प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए गलत होगा। तुलना, अगर कंपेयर किया जाएगा तो हमेशा क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि भाई हम इसमें किसी चीज़ से किसी का तुलना नहीं कर सकते। कंपेयर विथ अदर कंट्री, जैसे बात अगर भारत की हो रही है तो अगर भारत की बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ बात वहाँ पे किसकी होनी चाहिए, कथन में अगर भारत की बात हुई तो तर्क में भी भारत की ही बात होनी चाहिए। जैसे हमने कहा, अगर मान लीजिए हमने कहा कि क्या भारत में संसदीय चुनाव पूरे देश में 2 वर्षों के अंतराल पर कराया जाना चाहिए। अब ये तो हमारे कथन में दे दिया गया। अब हम क्या कहें, हम आपसे कह दें हाँ यह देश में अगर हम कहें नहीं, कुछ दूसरे देश भी 2 वर्षों के बाद चुनाव करवाते हैं। अब बात हो रही है भारत की और कंपेयर किससे किया, दूसरे कंट्री से, यानी कि अदर कंट्री से किया, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जब भी कंपेयर किया जाएगा, यानी कि कहीं भी तुलना किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा, तो भी बात क्या होगा, तो भी बात हमारा हो जाएगा गलत। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अगर व्यक्तिगत कोई सुझाव दे रहा है तब भी गलत होगा, खुद की प्रतिबद्धता होगी तो भी गलत होगा। हमेशा कोई अपना खुद का सुझाव नहीं दे सकता, खुद की प्रतिबद्धता नहीं दे सकता, है ना। तो इतनी बातें आई होप मैंने समझाने की कोशिश की, आपको थोड़ा बहुत चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो भी चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आई हैं तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ पे आके डिस्कस कर सकते हैं, आप वहाँ पे अपना सुझाव बिल्कुल दे सकते हैं, जहाँ भी थोड़ा भी डाउट होगा। अभी मैं जब ऑन बोर्ड होऊंगा तो ये सारी चीज़ें आपको लिख के बताऊंगा। अभी तो सिर्फ प्रैक्टिस सेशन है, मैं थोड़ा बहुत आपको इसलिए डिस्कस कर दिया आपके साथ कि आपको ज़्यादा समस्या ना हो, ताकि आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। अगर मैं बताऊं कि भाई कंपेयर किया जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि भैया कंपेयर कर रहा है तो इसलिए गलत हो रहा है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए क्यों गलत हो रहा है। ठीक है, तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि क्या भारत में संसदीय चुनाव पूरे देश में 2 वर्षों के अंतराल पर कराया जाना चाहिए। अभी हमने इसका एग्जाम्पल भी दिया था, कह रहा क्या भारत में संसदीय चुनाव पूरे देश में 2 वर्षों के अंतराल पर कराया जाना चाहिए। तर्क है हाँ, या भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने का एकमात्र माध्यम है। अब देखो, अभी अभी हमने बताया था कहीं पे अगर एकमात्र आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जबकि यहाँ पे एकमात्र आ गया और इसके अलावा क्या कोई भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने का और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ 2 वर्षों के अंतराल पर चुनाव कराया जाएगा, यही एकमात्र रास्ता है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए पहला आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, पहला हमारा बी का आर्गूमेंट हो जाएगा, है ना। तो आइए दूसरा आर्गूमेंट देखते हैं। दूसरा आर्गुमेंट है हमारा, नहीं कुछ दूसरे देश 2 वर्षों के अंतराल पर चुनाव करवाते हैं। हमने अभी अभी बताया था भैया कंपेयर करेगा दूसरे देश 2 वर्षों के, यानी कि दूसरे देश से कंपेयर किसका कर रहा है, भारत का। बात हो रही भारत के चुनाव की और ये कंपेयर किससे कर रहा है, दूसरे देश के चुनाव से। तो हमने बताया भैया कि कभी भी दूसरे देशों से हम कंपेयर नहीं कर सकते, और कंपेयर विथ अदर कंट्री, अदर सेक्शन, वो सारे के सारे क्या होंगे, गलत होंगे। और ये कंपेयर कर रहा है, कंपेयर करेगा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए दूसरा भी गलत हो जाएगा और पहला भी गलत हो गया। चलिए तीसरे आर्गुमेंट पे देखते हैं। तीसरा आर्गुमेंट है हमारा, तीसरा आर्गुमेंट है हाँ,
हाँ यह देश में एक उचित शासन व्यवस्था देगा। हाँ यह देश में एक उचित शासन व्यवस्था देगा। अब देखिए भाई, 2 वर्षों के चुनाव पर करवाएंगे, अगर हम 2 वर्षों के अंतराल पर चुनाव करवाएंगे तो क्या ये उचित शासन व्यवस्था देगा? क्या कहीं पे ऐसा कहा गया था, कहीं शासन व्यवस्था की बात हुई थी? नहीं, शासन व्यवस्था की बात नहीं, बात हुई थी क्या 2 वर्षों के अंतराल पर चुनाव करवाया जाए या नहीं करवाया जाए, बात इसकी हुई थी। और यहाँ पे उचित शासन व्यवस्था देगा ये डेफिनेट भी कर दिया। कोई चीज़ डेफिनेट नहीं हो सकता, ठीक है। हमारा आर्गूमेंट हमेशा कथन से रिलेटेड होगा, लेकिन चीज़ें कभी डेफिनेट नहीं हो सकती, ठीक। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें तीनों आर्गुमेंट क्या हो जाएंगे? इसमें तीनों आर्गुमेंट हमारे क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे। तो चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है क्या चीन में बने सभी खिलौनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए? अब देखिए, क्या चीन में बने सभी खिलौनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए? अब अगर कंपेयर स्टेटमेंट में हो रहा है, ठीक है, कंपेयर किसका हुआ? कंपेयर स्टेटमेंट में हो गया। हमने यही चीज़ आपको जब अजम्पशन पढ़ा रहा था तब भी हमने ये चीज़ बताया था कि अगर स्टेटमेंट में कंपेयर हुआ है तो आर्गुमेंट या अजम्पशन में कंपेयर कर सकते हैं ना। तो आइए देखते हैं पहला क्या कह रहा है। पहला आर्गुमेंट हमारा, फर्स्ट आर्गुमेंट में कह रहा है हाँ या बहुत सस्ते हैं इसलिए स्थानीय खिलौना निर्माताओं को बाहर कर दे। कौन? चाइना का जो प्रोडक्ट है वो कह रहा है हाँ ये बहुत सस्ते हैं इसलिए क्या करेगा? स्थानीय खिलौना निर्माताओं को कारोबार से बाहर कर देगा। भाई एक बात बताओ, जैसे हम कह रहे हैं कि 2 कोचिंग है, जैसे मान लीजिए 2 कोचिंग है, एक कोचिंग की फीस जो है एक कोचिंग की फीस जो है वो 1000 है, यानी कि 1K है, और अगले कोचिंग आई और 200 रुपये में पढ़ाना शुरू कर दिया। तो एक बात बताओ, ये जो 200 वाली कोचिंग है ये सस्ती चीज महंगी चीज पर ये प्रभाव डाल सकता है, ना कि बंद करा देगा। भाई ये जो सस्ती कोचिंग है जो 200 में पढ़ा रहे हैं, क्या ये पहली कोचिंग को बंद कर देंगे? नहीं। जो 1000 ले रहा है उसकी भी कोचिंग चलेगी, जो 200 ले रहा है उसकी भी कोचिंग चलेगी। हाँ, ये जो सस्ती चीजें होती हैं ना, महंगी चीजों पर हमेशा प्रभाव डालती हैं, और ये यही कर सकता है पहले वाला। अब देखिए, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। इस तर्क में जो कहा गया हाँ ये बहुत सस्ते हैं इसलिए स्थानीय खिलौना निर्माताओं को बाहर कर देंगे। भाई बाहर करेगा कि सिर्फ प्रभाव डालेगा? ये प्रभाव डालेगा। जो सस्ती चीजें होती है वो क्या करती हैं? वो प्रभाव डालती, इसलिए पहला आर्गुमेंट हमारा क्या होगा? बी का आर्गुमेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आर्गुमेंट में हमारे कह रहा है नहीं, भारतीय खिलौने बहुत अच्छी गुणवत्ता के हैं अतः इनकी बिक्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे अभी हमने क्या कहा कि जो हमारी कोचिंग है, हमारी कोचिंग का अगर फी 1K है और जो दूसरी कोचिंग अगर 200 में पढ़ा रही है, तो सस्ती चीज महंगी चीजों पर प्रभाव नहीं डालती है। बताइए, हमारी कोचिंग कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जो सस्ती चीज है, जो सस्ता पढ़ा रहा है, थोड़ा सा फी कम ले रहा है, वो हमारे कोचिंग पर प्रभाव डालेगा। उसी तरीके से जो महंगी चीज़ें होती हैं, महंगी चीज़ों पर हमेशा क्या होता है? सस्ती चीज़ें प्रभाव डालती हैं। और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है नहीं, भारतीय खिलौने बहुत अच्छी गुणवत्ता के हैं अतः इनकी बिक्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल गलत बात है, दोनों आर्गुमेंट गलत हो जाएंगे। यहाँ पर सस्ते हैं इसलिए स्थानीय खिलौने बाहर नहीं कर सकता है, दूसरे में कह रहा है हमारी भारतीय खिलौने बहुत अच्छी गुणवत्ता के हैं। भाई कितनी भी अच्छी गुणवत्ता के क्यों ना हो, लेकिन सस्ती चीज़ें हमेशा महंगी चीज़ों पर प्रभाव डालती हैं, इसलिए वो दोनों आर्गुमेंट क्या होंगे? दोनों वीक आर्गुमेंट होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कथन में कहा जा रहा है भारत में केवल 2 ही राजनीतिक दल होने चाहिए। अब कुछ हमारे महाशय होंगे, वो क्या कहेंगे? सर आपने बताया था केवल आने पर गलत होगा। अब ये क्या करते हैं, मैं क्लास में भी कभी कभी पढ़ाता हूँ, तो करते क्या हैं बच्चे, जैसे ही केवल आता है स्टेटमेंट को ही गलत कर देते हैं। अरे इनको मैं कितना भी बार बता दूं कि भैया ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कभी गलत नहीं होता है, लेकिन वो जैसे केवल देखेंगे ना, कहेंगे बस सर एकदम गलत है, जबकि गलत नहीं होता है मित्र। कथन कभी नहीं गलत होगा। हाँ, यही केवल अगर हमारे आर्गुमेंट में होता तो गलत होता, लेकिन ये कथन आर्गुमेंट में नहीं, कथन हमारा ये केवल आर्गुमेंट में नहीं, केवल कहाँ आया? स्टेटमेंट में आया, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकता। अब देखो, उसके बाद कह रहा है पहले तर्क में कहा जा रहा है हाँ कई विकसित देशों में केवल 2 ही राजनीतिक दल हैं। बात भाई भारत के चुनाव की हो रही है, बात भारत की हो रही है कि क्या भारत में केवल 2 ही राजनीतिक दल होने चाहिए। बात कहाँ की हुई? बात हुई भारत की। और यहाँ पे क्या आ रहा है? विकसित देशों में
विकसित देशों में क्या हो रहा है, केवल 2 ही राजनीतिक दल हैं। भाई बात भारत की हुई है तो बात भारत की करो ना, आप क्यों कंपेयर कर रहे हो किसी दूसरे कंट्री से? और कंपेयर हमेशा क्या होता है, गलत होता है। समझ में आई बात? समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आर्गुमेंट हमारा, नेक्स्ट आर्गुमेंट है, कह रहा है नहीं, भारतीय मतदाता केवल 2 राजनीतिक दलों में चुनाव करने के लिए परिपक्व नहीं है। अब देखो इन्होंने क्या किया, जो भारतीय मतदाता हैं, जो भारतीय मतदाता हैं उनकी परिपक्वता पर क्या कर दिया, उनकी परिपक्वता पर ही संदेह कर दिया, इनकी परिपक्वता पर संदेह कर दिया। यानी कि अगर केवल 2 राजनीतिक दल होंगे तो वो चुनाव करने के लिए परिपक्व ही नहीं है। बताइए भाई, जो मतदान करने जा रहा है, जो अपना मतदान करने जा रहा है, उसको ये नहीं पता है कि हमें किसको वोट डालना है, हमें हमारे लिए कौन बेस्ट है कौन नहीं बेस्ट है। अब ये जो आर्गुमेंट है ये क्या हो जाएगा, गलत। क्यों? क्योंकि भारतीय मतदाता के प्रति इनका क्या है, निगेटिव थॉट्स है, इसलिए दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दोनों आर्गुमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, वीक आर्गुमेंट होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे कह रहा है भारत में माता पिता को वर्तमान में 2 या कई बच्चों के मुकाबले भविष्य में एक के लिए ही बाध्य किया जाना चाहिए। यानी कि जो भारत में सदैव बढ़ती रहने वाली जनसंख्या है उसको नियंत्रित करने के लिए इसने क्या कहा, इसने कहा कि कई बच्चों के मुकाबले भविष्य में एक के लिए ही बाध्य करा जाना चाहिए। यानी कि इसने कहा कि अगर ऐसा हो जाएगा भाई, अगर मान लीजिए ऐसी बाध्यता हो जाएगी तो जो हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा। अब तर्क में देखते हैं, तर्क में क्या कहा जा रहा है। पहला तर्क है हमारा, हाँ भारत की सदैव बढ़ती रहने वाली जनसंख्या को नियंत्रित करने का यही एकमात्र तरीका है। अब भैया आ गया एकमात्र, और एकमात्र में चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा कि जब भी कथन और तर्क आप लगाओ एकमात्र आएगा तो हमेशा क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो पहला तर्क तो हमारा हो गया गलत। अगला तर्क देखते हैं। अगले तर्क में कहा जा रहा है नहीं, इस तरह का दबाव डालने की युक्ति कोई दूसरा एक मिनट सॉरी, इसमें कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। नहीं, इस तरह का दबाव डालने की युक्ति विश्व में कोई और देश नहीं हो। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन इस तरीके से है, नहीं इस तरह का दबाव डालने की युक्ति विश्व में कोई और देश नहीं अपनाता। यहाँ क्योंकि नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा युक्ति, विश्व में कोई और देश नहीं अपनाता। अब देखो विश्व में कोई और देश कंपेयर किससे कर दिया, अदर कंट्री से। और अदर कंट्री से अगर हमें कंपेयर किया जाएगा, अदर कंट्री से कंपेयर किया जाएगा तो क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, कंपेयर विथ अदर कंट्री, अदर सेक्शन, किसी से भी कंपेयर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दोनों आर्गुमेंट क्या हो जाएंगे, दोनों आर्गुमेंट हमारे गलत हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, क्या बड़े शहरों की सभी झुग्गी झोपड़ियों को गिरा दिया जाना चाहिए और इनमें रहने वाले लोगों को शहर की सीमा के बाहर बसाया जाना चाहिए। कह रहा है क्या बड़े शहरों की सभी झुग्गी झोपड़ियों को गिरा दिया जाना चाहिए और इनमें रहने वाले लोगों को शहर की सीमा के बाहर बसाया जाना चाहिए। मतलब इनके कहने का है भाई क्यों गिराने की बात कर रहा होगा, ये गिराने के सिर्फ इसलिए बात हो रहा होगा क्योंकि जो शहर की विकासात्मक गतिविधियां हैं, जैसे मान लीजिए किसी शहर में एयरपोर्ट बन रहा है या कोई चीज़ बन रहा है, तो देखते हैं अभी अयोध्या में एयरपोर्ट बन रहा है, तो क्या होगा कि जितने भी आसपास के गंजा गांव है या जो भी यूनिवर्सिटी के आसपास जो भी झोपड़ियाँ है या जो भी घर बने हैं, ये सारे क्या होंगे, गिरा दिए जाएंगे और इनको मुआवजा दे दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से होता है क्योंकि भाई शहर का विकास करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब पहला। अब इसमें दिल से नहीं लेंगे कि नहीं किसी की झोपड़ियों को हम नहीं गिरा सकते या इस तरीके से हम नहीं कर सकते। भाई अगर हमारा विकास उससे रुक रहा है तो उसको हमें हटाना ही हटाना है, एकदम निश्चित है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमें यहाँ दिल से नहीं सोचना है ना। जब हम थोड़ा सा इमोशनल होंगे तो हमारे लिए समस्याएं पैदा होंगी, लेकिन हमें इमोशनल नहीं होना है। देखिए पहला तर्क है, नहीं ऐसे सब लोगों के घर और जीविका नष्ट हो जाएगी इसलिए उन्हें नई जगह नहीं बसाया जाना चाहिए। नहीं ऐसे सब लोगों के घर और जीविका नष्ट हो जाएगी इसलिए उन्हें नई जगह नहीं बसाया जाना चाहिए। अब बताइए ये बात सही है कि गलत है। भाई हमें तो लग रहा है कि ये बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि अगर बात देखा जाए तो हो जाएगा इसलिए उन्हें नई जगह नहीं बसा, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि भाई अगर आप किसी के झुग्गी झोपड़ी हटाएंगे तो उनकी जीविका यानी कि जहाँ पर कोई रहता है, अपने खाने पीने का प्रबंध किया होता है, अपने रोजगार का प्रबंध किया होता है, तो उनका जीविका तो नष्ट होना ही होना है, ये तो बिल्कुल सही बात है। इसलिए पहला क्या हो जाएगा, पहला तर्क हमारा सशक्त हो जाएगा। दूसरे तर्क की अगर बात किया जाए, दूसरे तर्क में कह रहा है हाँ बड़े शहरों के विकासात्मक गतिविधियां चलाने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत है इसलिए नई झोपड़ियों को हटा दिया जाना
चाहिए। इसलिए इन झोपड़ियों को क्या किया जाना चाहिए, हटा दिया जाना चाहिए। देखिए अभी हमने क्या कहा था कि भाई हमारे अयोध्या में एयरपोर्ट बन रहा है तो बहुत सारे घर और बहुत सारी चीज़ों को गिराया जाएगा, और उसी तरीके से इसमें भी कहा जाए हाँ बड़े शहरों के विकासात्मक गतिविधियां चलाने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की क्या है, ज़रूरत है। इसलिए झोपड़ियों क्या किया जाना चाहिए, हटा दिया जाना चाहिए। भाई किसी शहर को विकसित बनाने के लिए, यानी कि उसके विकास में जो चीज़ें बाधा बन रही है, जैसे घर, झुग्गी झोपड़ियाँ, ये सभी अगर बाधा बन रहे हैं तो इसको क्या होता है, इसको हटा दिया जाता है, और इसको हटा भी दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए दूसरा भी आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बोथ आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग, यानी कि दोनों आर्गूमेंट हमारे क्या हैं, ठोस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या एकल परिवार संयुक्त परिवारों की तुलना में ज़्यादा बेहतर है? एकल परिवार का मतलब जो छोटा परिवार है, यानी कि कुछ लोग जिस फैमिली में रह रहे हैं, बात उनकी हो रही है। आइए देखते हैं। नहीं, संयुक्त परिवार परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। नहीं, संयुक्त परिवार यानी कि संयुक्त परिवार का मतलब जो ज्वाइंट फैमिली है उसकी बात कर रहा है। नहीं, संयुक्त परिवार परिवार को क्या करते हैं, परिवार को सुरक्षा सुनिश्चित करवाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप मारधाड़ कर रहे हैं और आपकी छोटी फैमिली है तो आपके लिए खतरा बढ़ जाता है, लेकिन आपकी फैमिली अगर बड़ी है तो आपको कोई कुछ कर नहीं पाता है। और वह बड़ी फैमिली क्या करता है, वह बड़ी फैमिली क्या करता है, आपको सुरक्षा सुनिश्चित करवाता है और आपके काम के बोझ को भी कम करता है। जैसे आप छोटा मोटा भंडारा करा रहे हैं, जैसे आपके यहाँ छोटी मोटी पार्टियां हैं तो कई सारे लोग मिलके अपने आप सारे काम को निपटा लेते हैं, वहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं होती है। या आपको निमंत्रण बांटना है तो आप 4 दिशाओं में लेके 4 लोग निकल गए और सारा निमंत्रण एक ही दिन में बट गया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, काम के बोझ, कोई भी काम हो, इवन हम ये कह सकते हैं घर का कोई काम हो, खेती बाड़ी का कोई काम हो, जो भी काम है, अगर आपकी संयुक्त फैमिली है तो निश्चित है कि पहली बात तो आपको कोई कुछ बोल नहीं सकता है, दूसरी बात क्या है, काम के बोझ को भी कम करते हैं। इसलिए पहला आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरे आर्गुमेंट की अगर बात की जाए, दूसरा आर्गुमेंट हमारा दूसरे में कह रहा है एकल परिवार अधिक से अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। एकल परिवार अधिक से अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, ये बिल्कुल बात सही है भाई। जो छोटी फैमिली है अधिक से अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है कि नहीं करती। जैसे मान लीजिए आप हैं, आपकी वाइफ है और आपका लड़का है, आप कहीं बाहर रह रहे हैं तो जब मन किया बाहर खाना खाया, जब मन किया आप मूवी देखने निकल गए, जब मन किया आप घूमने चले गए, मतलब जो मन कर रहा है कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वही ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं तो क्या आप इस तरीके से कर सकते हैं? आपको कहीं पे जाने के लिए आपको अपने सीनियर से क्या लेना होता है, परमिशन लेना होता है, तब आप कहीं पे जा सकते हैं, है ना। या आप एक दिन निकल गए तो अगले दिन आपको जाने के लिए बहुत मशक्कत झेलनी पड़ती है। इसलिए कह रहा है एकल परिवार अधिक से अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। बिल्कुल सही बात है। दोनों आर्गुमेंट हमारे क्या हैं, स्ट्रांग हैं। इसलिए दोनों जो तर्क होगा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अपनी जगह पे संयुक्त परिवार भी सही है, अपनी जगह पे एकल परिवार भी सही है, यानी कि दोनों के दोनों आर्गुमेंट हमारे क्या थे, बिल्कुल सही थे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है क्या रेलवे को सभी कर्मचारियों के लिए मुफ्त पास जारी करना तुरंत बंद कर देना चाहिए? क्या रेलवे को मुफ्त पास जारी करना बंद कर देना चाहिए? कहने का मतलब जो रेलवे फ्री का टिकट देता है, यानी कि जो पास बनाता है अपने कर्मचारियों के लिए, उसको तुरंत बंद करने की बात कर रहा है ना। सोचने वाली बात है कि देखते हैं भाई क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब क्या आर्गुमेंट होगा, आइए देखते हैं। आर्गुमेंट है हमारा, नहीं, कर्मचारियों को मुफ्त यात्रा करने का अधिकार है। तो भाई एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए आपके घर वाले आपको पैसा दे रहे हैं पढ़ने के लिए, बस बहुत देखिए, अपने आप को पहले अपने आप को अपने परिवार से ही कंपैरिजन करिए। पहले खुद से पूछिए कि हाँ अगर ऐसा होता है तो क्या हो सकता है, तो बहुत चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी क्वेश्चंस को करना। जैसे कह रहा नहीं, कर्मचारियों को मुफ्त यात्रा करने का अधिकार है। हम आपसे क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आपके घर वाले आपको पढ़ने के लिए पैसा दे रहे हैं, तो क्या आपका उस पर अधिकार है? क्यों आपको सुविधा दे रहे हैं, वो आपको सुविधा दे रहे हैं। उसी तरीके से कर्मचारियों को मुफ्त यात्रा करने का अधिकार नहीं है, ये आपको सुविधा दे रही है। कौन? ये आपको सरकार सुविधा दे रही है जो आप फ्री में यात्रा कर रहे हैं, है ना। अब अगर ये अधिकार होता तो अभी कुछ दिन पहले पेंशन मिलती थी टीचरों को, अभी देखिए टीचर के पेंशन बंद कर दिया गया, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पेंशन बंद कर दिए गए हैं, तो अब पेंशन बंद कर दिया गया। अगर कर्मचारियों का अधिकार होता पेंशन तो क्या सरकार उनसे छीन पाती? नहीं। जब सरकारें पेंशन देती थी, वो सरकारें पेंशन इसलिए देती थी, वो अपने कर्मचारियों को क्या देती, सुविधा देती थी। तो अभी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ये जो पास होता है ये
मुफ्त यात्रा करने का अधिकार नहीं होता है। पास जो बनता है ये आपको सुविधा देती है सरकार। समझ में आई बात? तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अधिकार नहीं है, पजेशन नहीं है ना। अगर आपका पजेशन होता तो आपसे कोई छीन नहीं सकता है, लेकिन जो सुविधा दिया जाता है उसको कभी भी छीना जा सकता है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है, हाँ इससे रेलवे को बेहतर सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी। अब एक बात बताओ भैया, पास बंद करने से बेहतर सुविधा की बात कहीं पे की गई थी? वहां पे आपसे पूछा गया था, जो स्टेटमेंट दिया गया था, क्या रेलवे को मुफ्त पास जारी करना तुरंत बंद कर देना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन किया गया था। अब यहाँ पे कह रहा हाँ इससे रेलवे को बेहतर सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी। पास और सुविधा दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ये कथन से पहली बात तो रिलेटेड नहीं है। अगर मान लीजिए इसको हम रिलेट भी कर देते हैं तो इसमें अनुमान लगा सकते हैं। भाई अनुमान हम क्या लगा सकते हैं कि उधर पास बंद होगा तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे, भाई पास जारी करना बंद कर देगी तो हमारे पास कुछ पैसे कलेक्ट होंगे या सरकार के पास कुछ पैसे कलेक्ट होंगे और वो रेलवे में लगाएगी, उससे बेहतर सुविधा मिलेगी। ये तो अज्यूम हो गया ना, हम अजम्पशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग आर्गूमेंट पढ़ रहे हैं। इसलिए दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा, यानी कि दोनों आर्गूमेंट हमारे क्या है, वीक आर्गूमेंट है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, क्या सरकार को सभी प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूटों को नौकरी हेतु अधिक उपयुक्त बनाने के लिए उन्हें अपने स्वयं की प्रवेश नीति निर्धारित करने की छूट दी जानी चाहिए? अब देखिए, कह रहा है सरकार को प्राइवेट मेडिकल, यानी कि जो प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, नौकरी हेतु अधिक उपयुक्त बनाने के लिए उन्हें अपने स्वयं की प्रवेश नीति, यानी कि जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो कह रहा है उन्हें अपने स्वयं की नीति अपनाने के लिए छूट देनी चाहिए। अब बताइए, अगर सरकार उनको छूट दे देगी तो क्या करेंगे, डोनेशन ले लेके एंट्री हो जाएगी, यानी कि जो लायक बच्चा होगा, यानी कि जो उसके लिए एलिजिबल होगा वो बाहर होगा और जिनके पास ढेर सारी मुद्राएं होंगी वो क्या होगा, वो इन हो जाएगा। ऐसे हो सकते हैं। आइए देखते हैं आर्गूमेंट फर्स्ट। आर्गूमेंट फर्स्ट में कह रहा है, हाँ सभी मेडिकल इंस्टीट्यूट चाहे प्राइवेट सरकारी को प्रवेश हेतु समान मानदंड अपनाने चाहिए, है ना। अब देखिए बिल्कुल सही है, हाँ सभी मेडिकल इंस्टीट्यूट चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, सभी को प्रवेश हेतु समान मानदंड अपनाने चाहिए, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर मान लीजिए एक समान मानदंड होगा, यानी कि जो सरकारी होगा और प्राइवेट होगा, सबका एंट्रेंस अगर एक साथ होगा, तो इसका मतलब जो भी बच्चा उस एंट्रेंस एग्जाम को पास करेगा, इसका मतलब उसके अंदर क्वालिटी होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल क्वालिटी होगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट वाला था, जो प्राइवेट वाला था, दोनों लोगों का एग्जाम एक साथ हो रहा था, इसलिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्गूमेंट था, ठीक है, इसमें दो नहीं था। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्या देश में केंद्रीय सरकार और सभी निजी इकाइयों का वेतन ढांचा एक समान होना चाहिए? निजी का मतलब होता है प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा है, यानी कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है और जो प्राइवेट सेक्टर है उनके सैलरी की बात कर रहा है, यानी कि वेतन ढांचे की बात कर रहा है, उनके सैलरी की बात कर रहा है कि देश के केंद्रीय सरकार और सभी निजी इकाइयों का वेतन ढांचा एक समान होना चाहिए। आइए देखते हैं भैया, पहला तर्क में क्या कह रहा है, हमारे तर्क, अपना तर्क नहीं लगाना है, यहाँ पे जो ये तर्क दिया है इसके अकॉर्डिंग चलना है। आइए देखते हैं, कह रहा नहीं, प्रत्येक निजी इकाई को अपना वेतन ढांचा निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अब कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं, सरकार को कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनको कम से कम 10,000 20,000 सैलरी के लिए करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि निजी इकाई है ना, यानी कि किसी एक पार्टिकुलर पर्सन की कंपनी है ये जो निजी इकाई है किसी पार्टिकुलर पर्सन की है, तो पार्टिकुलर पर्सन की है, जितना उसके पास सैलरी आएगा या जितना उसके पास सेविंग होगा उसी के अकॉर्डिंग तो वो अपनी सैलरी निर्धारित करेगा। और ये कह रहे हैं प्रत्येक निजी इकाई को अपना वेतन ढांचा निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए भाई। हमारे पास जैसी अर्निंग होगी हम उसी हिसाब से अपना वेतन ढांचा निर्धारित करेंगे, उसमें किसी गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर वह थोड़ा सा मान्यता प्राप्त होता या सरकार की उसमें कुछ हिस्सेदारी होती तो सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकती थी, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर है, हमारे पास जिस हिसाब से हमारी अर्निंग होगी उसी हिसाब से हम अपना वेतन ढांचा निर्धारित करेंगे, इसलिए पहला आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरा आर्गूमेंट देखते हैं। दूसरे आर्गूमेंट में कह रहा नहीं, केंद्रीय सरकार और निजी इकाई के कर्मचारियों का कार्यभार और जिम्मेदारियां भिन्न भिन्न होती हैं, अतः वेतन ढांचा भी भिन्न भिन्न होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जो प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय होगा
और जो गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉय होगा दोनों अलग अलग होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर का काम और प्राइवेट सेक्टर का काम अलग अलग होता है और उनकी जिम्मेदारियां भी अलग अलग होती हैं। तो वेतन ढांचा क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए, यानी कि अलग अलग होना चाहिए। देखिए भाई, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है मिनिमम 8 आवर काम करेगा, है ना, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है 8 आवर तो करेगा ही करेगा, या मिनिमम 12 आवर करेगा, यानी कि 12 घंटे करने के बाद ओवर टाइम करता है। 12 घंटे के बाद वो क्या करने लगता है, ओटी करने लगता है, ओवर टाइम करने लगता है, तो उसको सैलरी ज़्यादा मिलती है। तो आप ये बात बताइए, अगर वो ज़्यादा काम कर रहा है उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट वाला कितना भी ज़्यादा करेगा सैलरी जितना उसका है उतना ही मिलना है। ठीक है, इसलिए इनके जो कार्यभार हैं और जिम्मेदारियां हैं दोनों क्या है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। इनका वेतन ढांचा भी क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो दोनों आर्गुमेंट क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान कह रहा लिंग निर्धारण, जो जैसे मान लीजिए पेट में कोई बच्चा आता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसका लिंग परीक्षण कराने लगते हैं, वो लड़का है कि लड़की है ना। तो यही बात कहा जा रहा है, क्या इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर हम लोगों का आर्गुमेंट देखा जाए, बिल्कुल प्रतिबंध होना चाहिए। आपको किसी बच्चे के अजन्मे बच्चे के बारे में जानने का अधिकार नहीं है ना, यानी कि जो पैदा नहीं हुआ, जो इस दुनिया में आया नहीं, आपको उसके बारे में जानने के लिए लड़का है कि लड़की है आपको अधिकार नहीं है। ठीक, ये मेरा अपना आर्गुमेंट है। आइए देखते हैं इनका आर्गुमेंट क्या है। पहला आर्गुमेंट है, हाँ इससे मादा भ्रूण की अंधाधुंध हत्या होती है, अंततः सामाजिक असंतुलन होगा। बिल्कुल सही बात है। ऐसा होने पर क्या हो रहा है कि जैसे अगर मान लीजिए लोग चेकअप करवा ले रहे हैं कि भैया ये लड़का है कि लड़की है, जिससे गर्भावस्था के दौरान उन्होंने लिंग परीक्षण करा लिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिंग परीक्षण करा लिया, अब पता चला उनके दिमाग में उनको चाहिए लड़की। ठीक है, तो लड़का है तो उसका गला घोट देंगे, अब उनको चाहिए लड़का तो लड़की है उसका गला घोट देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे सामाजिक असंतुलन होगा। इससे क्या होगा, सामाजिक असंतुलन होगा, जो कि पहले आर्गुमेंट में कहा जा रहा है। पहले आर्गुमेंट में कहा गया हाँ इससे मादा भ्रूण की अंधाधुंध, यानी कि पेट में जो बच्चा होता है उसके मादा यानी कि लड़कियों की बात हो रहा है, अंधाधुंध हत्या होगी। बिल्कुल सही बात करा। अंततः क्या होगा, असामाजिक असंतुलन होगा। भाई जब बच्चियां नहीं रहेंगी तो क्या होगा, सामाजिक असंतुलन होगा कि नहीं होगा। इसलिए पहला आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, है ना। ये पहला स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। अगला देखते हैं दूसरा आर्गुमेंट। दूसरे आर्गुमेंट में कह रहा है लोगों को उनके अजन्मे, देखिए यहाँ पे होना चाहिए था अजन्मे, है ना, लोगों को उनके अजन्मे बच्चे के बारे में जानने का अधिकार है। बताइए, जो पैदा ही नहीं हुआ है क्या उसके बारे में जानने का अधिकार है, उसके बारे में जानने का कोई अधिकार नहीं किसी को, है ना। इसलिए दूसरा आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, क्या मृत्युदंड भारत में पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए। मृत्युदंड की बात कर रहा है कि जो मृत्युदंड दिया जाता है, कोई अपराध करता है तो उसके बदले में उसको क्या किया जाता है, मृत्युदंड दिया जाता है, उसकी बात कर रहा है कि क्या भारत में मृत्युदंड समाप्त कर दिया जाना चाहिए। बात किसकी हो रही है, बात हो रही है भैया भारत की, है ना। अब देखिए तर्क फर्स्ट में कह रहा हाँ यूरोपीय संघ के सभी देशों ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। बात हो रही थी भारत की, बात किसकी हो रही थी, भारत की, और तुलना किससे कर दिया, यूरोपीय संघ के सभी देशों से। भैया कंपेयर हो गया, और कंपेयर क्या होता है, गलत होता है। इसलिए पहला आर्गुमेंट आंख बंद करके जय श्री राम कर देना, है ना। दूसरा देखते हैं। दूसरे में कह रहा अपराधी के मन में भय बनाए रखने के लिए यह एक तरीका है जो उन्हें जघन्य अपराध करने से रोकता है। अब देखो कुछ हमारे स्टूडेंट, कुछ बुद्धिमान स्टूडेंट जो होंगे वो क्या कहेंगे सर ये तो एकदम बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे एक तरीका आ गया है। भैया मैं एकमात्र बताया हूँ, एक तरीका यह भी तो है। यह एक तरीका पॉजिटिव सेंस ले जा रहा है, एक तरीका आ सकता है, एक मात्र नहीं आ सकता। एक मात्र होगा तो गलत, एक तरीका होगा तो सही। अपराधी के मन में भय बनाए रखने के लिए यह एक तरीका है जो जघन्य अपराध करने से क्या करेगा, रोकेगा। जघन्य अपराध करने से क्या करेगा, रोकेगा। इसलिए दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तो पहला आर्गुमेंट क्या था, गलत था। पहला आर्गुमेंट क्या था, गलत था। क्यों गलत था,
क्योंकि यहाँ पे तुलना हो रही थी और दूसरा आर्गुमेंट क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अंतिम क्वेश्चन है, क्या 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सेना में भर्ती करना अनिवार्य कर देना चाहिए? मतलब इसके कहने का है 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सेना में भर्ती करना अनिवार्य करना चाहिए। आर्गुमेंट फर्स्ट है, नहीं, 18 वर्ष से कम उम्र के लोग उस तरह का भार उठाने के लिए मानसिक शारीरिक रूप से तैयार नहीं रहते। बिल्कुल सही बात है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को माना जाता है नाबालिग, यानी कि ना तो उनका माइंड उतना बिल्डअप किया होता है, ना ही वो शारीरिक रूप से उतना स्ट्रांग होते हैं, इसलिए ऐसा कोई भी भार उठाने के लिए मानसिक या शारीरिक रूप से तैयार नहीं रहते हैं, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, पहला आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, पहला आर्गुमेंट हमारा होगा सही। ठीक, दूसरा आर्गुमेंट देखते हैं। दूसरे आर्गुमेंट में कह रहा, हाँ यह देश में सैनिकों को तैयार करने में, हाँ यह ऐसे सैनिकों को तैयार करने में मदद करेगा जो लंबे समय तक देश की सेवा करेंगे। भाई लंबे समय तक देश की सेवा करने की जहाँ तक बात है, देश की सेवा कर, कोई भी हमारा आर्मी मैन जाता है तो देश की सेवा करने के लिए ही जाता है, और यहाँ पे लंबे समय के लिए तो हम भाई 10 साल के बच्चों को भी, 10 साल के बच्चों को भी हम एंट्री दे देते, नौकरी दे देते, आर्मी में ज्वाइन करवा देते। ऐसा नहीं है, सैनिक बनने के लिए हमारा मानसिक शारीरिक रूप से सब कुछ विकसित होना चाहिए, इसलिए दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा गलत। तो पहला आर्गुमेंट सही होगा और दूसरा आर्गुमेंट क्या होगा, गलत होगा। पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहला आर्गुमेंट सही, दूसरा आर्गुमेंट गलत। क्यों ऐसा हुआ, ये एकदम सीधी सीधी बात है, मानसिक शारीरिक रूप से तैयार नहीं रहते हैं। दूसरे में कह रहा, हाँ यह ऐसे सैनिक को तैयार करने में मदद करेगा जो लंबे समय तक देश की सेवा करेंगे। तो लंबे समय तक देश की सेवा करने के लिए बात कर रहा है, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि भाई लंबे समय के लिए हम बहुत पहले 10 साल में भी हम उनको सैनिक सेना में भर्ती करा दें, इस तरीके से हम नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि एक मानक 18 साल की जो डीओबी माना गया है वो कुछ सोच समझ के ही रखा गया होगा। ठीक, इसलिए दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई सुझाव हो, कुछ भी हो, तो आप निश्चिंत होकर आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी जो क्लासेस हमने अभी तक 2 प्रैक्टिस सेशन लाया था कथन और पूर्वधारा का, आप लोगों का बहुत प्यार मिला, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप एक बार दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दिया करिए। थैंक यू।